नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का सबसे चमकीला प्रोग्राम है। चमकीला इसलिए क्योंकि प्रोग्राम का नाम है किताब वाला। किताबें हमें ज्ञान की रोशनी देती हैं, जिंदगी के प्रति, दुनिया के प्रति हमारे नजरिए को बेहतर करती हैं, इसलिए ये सबसे चमकीला सेगमेंट है। किताब वाला में आज की किताब है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ये मनोहर पर्रिकर की बायोग्राफी है। इसको दो राइटर्स ने लिखा है जिनके नाम है सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर। जो काली जैकेट में आपको नजर आ रहे हैं ये भाई साहब सदगुरु पाटिल हैं, और जो बिल्कुल गोवा का दाढ़ी में नजर आ रहे हैं वो भाई साहब माया भूषण हैं। ये दोनों लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं जो गोवा में कई बरसों से जर्नलिज्म कर रहे हैं, और मुझे वरिष्ठ बोलने के लिए मना भी किया था इन्होंने। और इस वरिष्ठता के जिक्र से आप लोगों को मेरे और एक जो साथी वरिष्ठ पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, उनकी भी याद आ गई होगी, वो भी गोवा से हैं। तो सदगुरु जी और माया भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किताब वाला में। थैंक यू सो मच सौरभ। मनोहर पर्रिकर, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हम उत्तर भारतीयों की गोवा की पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। हम गिने चुने नेताओं के ही नाम गिना सकते हैं या गिना सकते थे, लेकिन मनोहर पर्रिकर के आने के बाद बदल गई चीजें। हम दिलचस्पी लेने लगे, खबरें आने लगी वहां से कि एक आईआईटीएन है, आईआईटी बॉम्बे का पढ़ा हुआ आदमी है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। और जब वो एक बार सुर्खियां चली थी इस दशक की शुरुआत में, नितिन गडकरी के नाम से पहले मनोहर पर्रिकर के नाम की चर्चा होती थी कि शायद वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आए। तब हमने उनमें ज्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू की, और उसके बाद जब वो रक्षा मंत्री बने तो फिर तो सबकी नजर उन पर चली ही गई। सिर्फ 2 लोकसभा सांसद आते हैं गोवा से मेरे ख्याल से जी, राइट, नॉर्थ एंड साउथ। यस। तो 2 लोकसभा सांसद हैं, तो कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत इसको बोलते हैं संख्या बल हो, नंबर गेम हो, इसलिए प्रोमिनेंस मिला हो। तो बहुत दिलचस्पी थी, और आपकी किताब पढ़ के, आप दोनों लोगों की किताब पढ़ के बहुत सारी दिलचस्पियों को सिलसिला मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। एक रीडर के तौर पे मैंने इस किताब को बहुत एंजॉय किया, और चूंकि किताब वाला के दर्शक मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई आप इंटरव्यू कर रहे हो, आपको किताब पसंद आई कि नहीं, तो वो बात मैं शुरुआत में ही कह देता हूं कि मुझे किताब बहुत पसंद आई। सो थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट, रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू। इस किताब के सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहूंगा। आपने खुद भी लिखा है, थोड़ा अनयूजुअल भी है, थोड़ा मजेदार भी है, कि आप मनोहर पर्रिकर की फूड हैबिट्स की बात कर रहे हैं और फिर उसको उनकी पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं। प्लीज टेल अस अबाउट इट। Maya Bhushan, you tell. should I? Yeah. See, we can't escape the food we eat. Okay, I mean, this just becomes a part of your personality, and perhaps to paint a picture of Manohar Parrikar, it was an ideal way of, explaining the person. He's as a politician, as a person, I mean, you may have seen him differently, but we in Goa who've, lived through his regime and seen him day in and day out, he was a bundle of contradictions. And his food habits also represent that. I mean, Goa is equated with fish curry, but he loved fish curry, but he also liked his butter chicken. Butter chicken has a very Delhi flavor. All these things come together, and I think it becomes a very good medium to explain him, his food, and his politics. Pre-lunch press conferences and post-lunch press conferences. I want to tell you about that particular incident to my viewers, जहाँ पे he's saying कि ये लो सारे कागज ले लो, अब बस मेरी चड्डी मत मांगना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। I mean that is not surprising because that is him. Typical humor और irritating behavior दोनों ही चीजें reflect होती हैं। Right. Sadhguru, it happened with you. Why don't you say this? Oh, you were the one. No, मैं मुझसे ही हुआ था वो। Before we continue, माया भूषण आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। You are very close to camera. अभी okay? कई बार क्या होता है कि हाँ, थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा और। Okay? Yeah. हाँ, this is better, और बीच में रहिए बिल्कुल। हाँ, अभी बीच में आप। नहीं, थोड़ा बस this is, हाँ बस great. Got it. Yes. नहीं पर वो जो बात की ना, वो गोवा में सिर्फ पर्रिकर ही कर सकते हैं वैसी बात। यानी क्या उनका जो नेचर, हेलो जी,
हाँ जी, हाँ जी। उनका जो नेचर है, नेचर वो ऐसा ओपन नेचर था। यानी जब वो पॉलिटिक्स में उन्होंने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ किया, कमाया नहीं, पॉलिटिकली आई एम सेइंग, लेकिन जब वो पत्रकार से बात करते हैं ना, हेलो, तो जी जी। कनिंग कनिंग ऐसे नहीं रहते थे। और जब उनको गुस्सा आता था, जब जो कुछ मन में है, जो कुछ पेट में है, वो बोल देते थे। वैसा ही, हाँ, वैसा ही उनका ये था। यानी ही वॉज ए टिपिकल गोवन। और वो जो मापसा से आए हैं, वो जो मापसा के लोगों का जो एक नेचर है, वो दैट नेचर ही वॉज रिप्रेजेंटिंग टू सर्टेन एक्सटेंट। और जो मन में आया ना, वो बोल दिया भाड़ भाड़। और वो नेचर उनका उनके माँ से आया है, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने बताया कि उनकी माँ जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, स्ट्रेट बोलती थी, वैसे ही उनके पिता वैसे नहीं थे, वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनके बच्चे भी वैसे नहीं है, उनका लड़का भी। लेकिन उनका जो पर्रिकर का जो ये स्वभाव है, नेचर है था, वो माँ से आया था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, तुमको क्या चाहिए? तो अगर पत्रकार गया तो ऐसा 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 करके क्वेश्चन पूछना उनको अच्छा नहीं लगता था। वो सीधी बात पूछो बोलता था, क्या चाहिए मुझसे, यानी मुझसे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए तुमको। तो वो भी सीधा बोलता था। और बोलते बोलते उनके मुंह में कभी कभी गोवन गाली भी आती थी, लेकिन लेकिन वो भी नेचुरल आती थी, इसलिए उनका किसी को बुरा नहीं लगता था। वो नेचुरल बात करते थे। इसलिए एक बार उसने कहा, यहाँ तुम सब लेके जाओ। यानी पत्रकार बोलते थे, अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात बोलते हो तो आपने हमको डॉक्यूमेंट देना चाहिए। तब वो बोले, हाँ सब लेके जाओ, एक कैबिनेट नोट जेरॉक्स करके देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, सिर्फ मेरी अंडरवेयर मत मांगना, ऐसा वो जोकिंगली ही सेड। एंड देन ही लाफ्ड। बट वो स्पॉन्टेनियस आया था उनका। उसके ओके, बीच क्या। चलिए तो क्योंकि मनोहर पर्रिकर के बारे में किताब है तो अपन भी खूब खुली खुली बात करेंगे। पहली बात ये कि ये दो ऑथर्स एक साथ काम कैसे करते हैं, क्या होता है मोडस ऑपरेंडी? चैप्टर बांट लेते हैं, नोट शेयर करते हैं? बोलो एक दूसरे का खून नहीं करते बस. So basically, what Sadhguru thing is, it started with Sadhguru. So Sadhguru has written a biography of Parrikar in Marathi before this one. ओके। Okay, but I mean, I think Sadhguru will agree with me that the biography was very was centered around Goa. It was catering yeah, to a right. Goan reader, right? Only go, yeah, right. So we decided to Perfect. expand the scope when we wrote this particular book, and we would meet every now and then, and with questionnaires, we would compile questions together. Sadhguru did a great job getting a lot of data through interviews, through meetings. We got a lot of documents in, and I primarily was the one who wrote it. अच्छा, तो आप दोनों लोगों ने जब ये कोलैबोरेशन किया तो ये कोलैबोरेशन आई एम श्योर मनोहर पर्रिकर की डेथ से पहले ही शुरू हो चुका था या उसके बाद? बिल्कुल नहीं. Much later. Sadhguru, when was this? When did you start the हाँ, conversation? बराबर। soon after his death, no? पहले मराठी बुक आया, लेकिन Yeah. वो सिर्फ गोवा के रीडर के लिए था। हाँ. लेकिन जब अंग्रेजी बुक पर हमने शुरू किया, दैट टाइम उनकी डेथ होने के बाद आफ्टर 1 week we thought that we should come together with a national Yes. perspective से book Yes. after 1 week। तो जी। दो भाग थे उनके। या एक तो मायाभूषण ने पूरा लिखने का काम किया, और उनको जहां जहां इंफॉर्मेशन की जरूरत होती थी, तो आई यूज्ड टू मीट द पीपल। उनके जो एक भी जर्नलिस्ट पहले उनके सभी फैमिली मेंबर को नहीं मिला था, गोवा का नहीं और गोवा के बाहर का भी नहीं। तो हमने उनके दोनों बहनें को मैं जाकर मिला, और वो भी उनके घर पर। और देन उसके दोनों बच्चे जो थे, लड़के, उनको हम जाके अभिजात मिले। और उत्पल और हाँ, अभिजात। अभिजात और उत्पल, राइट राइट राइट। और ज्योति और लता उनकी बहन, और उनके जो भाई जो अभी भी शॉप चलाते हैं लास्ट 30-40 और ईयर। सुरेश। हाँ, जी। सुरेश अवधूत, उनको भी जाके मिला। सो जो जो इंफॉर्मेशन हमको मिलता था, और लाइव इंफॉर्मेशन, और उनके जो मुंबई के एक दो दोस्त थे, उनसे फोन पर बात किया। उनके जो एडवोकेट जनरल थे उनको हम मिले, ओएसडी थे उनको मिले, और इससे उनके जो पॉलिटिकल फ्रेंड्स थे उनको मिले। इससे मटेरियल तैयार हो गया। और मैं और मायाभूषण ने तो बहुत रात दिन तक
काम ये किया और उसने बहुत काम किया। और जो जो हम बार बार मिलते थे, दिन को 2 बार, कभी कभी 3 बार, और हर रोज मिलकर हम इंफॉर्मेशन शेयर करके वी वर कंस्ट्रक्शन, वो स्ट्रक्चर उनका बना लेते थे, और इस तरह से हम आगे गए, लेकिन 6 महीने लगे हमको। Alright. मेरा पहला सवाल आप दोनों लोगों से ये है कि कास्ट, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी विज विज पॉलिटिक्स, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सुभाष वेलिंकर वगैरह ने सपना देखा था कि गोवा में भी एक दिन भाजपा की सरकार बनेगी, उस सपने को मनोहर पर्रिकर ने पूरा किया, 4 दफा शपथ ली। लेकिन पहली या इकलौती मर्तबा जब भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई 2012 के चुनाव में, वो तब आई जब बीजेपी ने वो वाला कोड क्रैक कर लिया कि कैथोलिक वोटर्स हमारे साथ कैसे आए, या जो और उसको साधारण करके कहूँ कि ईसाई वोटर भाजपा के साथ कैसे आए, क्योंकि वो परंपरागत फेथ नहीं था, चाहे वो केरल हो या उसके पहले की सब चीजें हो, तो उनको साथ मनोहर पर्रिकर लेके आए। तो बीजेपी और आरएसएस की नर्सरी से निकला एक आदमी जिसने माइनॉरिटी के एक ग्रुप को बहुत अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपनी पॉलिसीज तरफ किया, उसके पीछे की पूरी अरिथमेटिक और केमिस्ट्री क्या थी, और क्या वही शुरुआत थी उनके और सुभाष वेलिंकर के बीच के झगड़े की? मतलब एक आरएसएस का पैट्रियार्क जिसने नर्चर किया पर्रिकर को और दूसरा खुद पर्रिकर, तो द्रोणाचार्य और अर्जुन की जंग क्या वहां से शुरू हुई? ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, महाभिषेक, Sadhguru, you start. I'll take it. You start. नहीं, ये द्रोणाचार्य अर्जुन की ये उससे स्टार्ट नहीं हुई, जो सोशल इंजीनियरिंग था, हेलो जी सुनाई देता है ना, वो सोशल इंजीनियरिंग पर्रिकर ने ही शुरू किया था, और 2012 में। लेकिन उनका जो कन्फ्लिक्ट हो गया, जो 2012 का इलेक्शन नजदीक आ रहा था, तभी एक गोवा में इश्यू हो गया कि आरएसएस ने और बाकी लोगों ने भी स्टैंड लिया कि अंग्रेजी जो प्राथमिक स्कूल है इंग्लिश, उनको गवर्नमेंट ने ये देना नहीं चाहिए, व्हाट इज दैट, ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, एंड दो स्कूल्स वर 90% स्कूल वर रन बाय चर्च इंस्टीट्यूशंस। हाँ, वो चर्च लेते हैं, उसका चर्च की इंस्टीट्यूशन थी, इसका खिलाफ कोई नहीं था, आरएसएस भी नहीं था। उनका जो ये था ओपोजिशन, वो इंग्लिश मीडियम को गवर्नमेंट शुड नॉट पेट्रोनाइज, यही मुद्दा था। पर्रिकर ने उस एजिटेशन में भाग लिया अलोंग विथ वेलिंकर सर, एंड जब वो 2012 में सोशल इंजीनियरिंग वगैरह करके और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का एजिटेशन चला के सत्ता में आ गए, तब उन्होंने कहा कि अब नहीं हो सकता, कि हम भी स्टॉप नहीं कर सकते, वो तो कांग्रेस सरकार ने दिया था ग्रांट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को, वो मैं अभी बंद नहीं कर सकता। वैसा जब उन्होंने स्टैंड लिया, तभी वेलिंकर केम आउट अगेंस्ट पर्रिकर and he criticized openly, he started criticize openly. That time RSS volunteers were feeling that कि वेलिंकर ने पर्रिकर को चैलेंज किया, बीजेपी को चैलेंज किया, लेकिन आरएसएस वोंट एक्ट अगेंस्ट वेलिंकर, ऐसा एक परसेप्शन था। लेकिन आरएसएस के जो टॉप ब्रास थे उनको पर्रिकर मिले, गडकरी भी मिले, और उन्होंने वेलिंकर से एक्शन लिया, और वेलिंकर पर्रिकर ये ओपन फाइट शुरू हो गया। और इसके आगे मायाभूषण भी। So the coming together, Saurabh, the coming together or this social engineering aspect is rooted in absolute practical politics. Catholics account for 26% of Goa's population. Muslims account for around 8 to 9%. So after contesting several elections, the realization must have dawned on Parrikar that you just can't do it on your own. You have to bring these two aspects together. And that is a formula he cracked. That's the formula which BJP continues to support even now. But it's not an assimilation. There is no assimilation. As far as I can say, I don't think the Catholics in the BJP are in a position to take decisions. They're a part of the decision making, but they cannot take major decisions yet. I mean, that's a reality. Okay. What about जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी है, जो पहले कांग्रेस का एक प्रिंसिपल अपोजिशन हुआ करती थी,
गोवा में। रमाकांत हनफ उसी पार्टी के नेता थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बराबर है ना। और हाँ कांग्रेस जैसे बाकी देश में था उस तरह से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें अलग अलग, कभी कोई क्रिश्चियन आ गया, कैथोलिक आ गया, कभी कोई दूसरे कास्ट का आ गया। लेकिन जो बीजेपी अपना एक सोशल बेस बना रही थी उसमें उसने पहला डेंट कांग्रेस के बजाय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी को मारा। Yeah, that's because लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ, क्योंकि इसमें सरप्राइजिंग ये है जो बाद के दिनों में या अब अरविंद सावंत की सरकार में, जैसा आपने बिल्कुल लास्ट में जिक्र किया कि बाद में तो वो परसेप्शन बन गया कि ये तो गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कोटरी है, गोवन ब्राह्मण कोटरी है, उसमें बहुजन समाज को उतना प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है। तो वो इनिशियली वो परसेप्शन कैसे काउंटर हुआ? मतलब एक रियलिटी मैं आपको समझा दूं, ये है कि the MGP still exists in Goa. It still has how many MLAs, Sadhguru? Right now there's only one MLA because one right now, one because they were split. The BJP split them. And right now the MGP, which is a Bahujan Samaj party, is led by a Bhatt, a Brahman. So ये एक reality है. Okay. The MGP was very easy, relatively easy for the BJP to make inroads into, because the MGP by nature itself was a Hindu conservative party, which had several, RSS volunteers in its ranks. So in a way, the takeover of that party largely was a relatively simpler aspect for the BJP, and a very vital one. मनोहर पर्रिकर के हॉस्टल डेज के बारे में आपने बड़ी सारी दिलचस्प चीजें लिखी हैं, पर्सनल भी, हाउ ही मेट हिज वाइफ मेधा, और हॉस्टल का वो गाली कंपटीशन दैट मेक्स इट अ गुड वो। लेकिन पर्रिकर जब वापस आए तो ये श्रीपद नायक के मुकाबले उनको वरीयता क्यों दी गई? ऐसा क्या था उनमें? व्हाई द आरएसएस टॉप ब्रास नर्चर्ड हिम मोर? सदगुरु, नहीं, एक पर्रिकर was established that time as a businessman, as a इंडस्ट्रियलिस्ट, स्मॉल स्केल भी था, लेकिन he was established as a इंडस्ट्रियलिस्ट, हाईली एजुकेटेड, और उनके पास जो एक पॉलिटिक्स में जो मैनिपुलेशन का स्किल लगता है वो पर्रिकर के पास पहले ही था। पॉलिटिक्स में जो लगता है सक्सेस होने के लिए, तो उनके पास वो था एक। और पर्रिकर को, जब पर्रिकर स्वयं सेवक था, आरएसएस वॉलंटियर था, तभी आरएसएस के चीफ लोगों ने देखा था कि इसको जो टास्क देते हैं, दैट टाइम ही वाज नॉट कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स, इसको जो ऑर्गेनाइजेशन में जो टास्क इनको देते हैं वो फुलफिल करता है, यानी ही मैटर्स द वर्क। वो किसी भी रात को तुम बुलाओ, दिन को बुलाओ, सुबह कभी भी बुलाओ, पर्रिकर आता है, पर्रिकर काम करता है। एंड ही हैड फाइनेंशियल कैपेसिटी टू स्पेंड फ्रॉम हिज पॉकेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब हमने एक दो एग्जाम्पल भी उनमें दिया है, जब आरएसएस को एक म्यूजिक ब्रास की जरूरत थी तभी हार्डली 1000 ब्रास बैंड, हार्डली 1500 लगता था, या 3000 रुपीज घोष के लिए, लेकिन तब वो पैसा उतना नहीं था, तो ही अरेंज द फाइनेंस। यानी एक ऐसा भी बोल सकते हैं टू विथ ए लिमिटेड मीनिंग कि ही वाज ए प्रमोद महाजन ऑफ गोवा बीजेपी एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो, टू अरेंज द फाइनेंस फॉर पार्टी। लेकिन उनका एक प्लस पॉइंट अच्छा था कि ही वुड नॉट मेस अप विद द फंड, वे उनका प्लस पॉइंट था, क्योंकि कोई भी उनसे, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत पावरफुल थी, और वो अंटिल हिज डेथ वो पावरफुल ही रही, उसके पास कोई डाउट नहीं है। And the fundamental difference between Shripad and Parrikar was that Parrikar had the ability to lead from the front, which Shripad Naik has never shown. Though Shripad was a leader of Bahujan Samaj, वो उनको बहुत चांस था गोवा में भी टू रिप्लेस पर्रिकर वन पर्टिकुलर टाइम, लेकिन उनकी डिफीट हो गई आफ्टर वन असेंबली इलेक्शन, सो वो ऑटोमेटिकली पर्रिकर के पीछे रह गए, और पर्रिकर नेवर गॉट डिफीटेड, ये उनका प्लस पॉइंट है। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये पहली मर्तबा चीफ मिनिस्टर बने 2000 में, तो उसके पहले की तैयारियां की थी, जो जिस तरीके से वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, पहले एक अपोजिशन के लीडर के तौर पे, जबकि वो
ना तो लीडर ऑफ अपोजिशन थे. He was one of the 4 BJP MLAs. So how he projected his image initially, क्योंकि here is one person who is a second time MLA और वो सीधे चीफ मिनिस्टर बनता है. मतलब जब उसकी पार्टी उस कोलिजन में शामिल होती तब भी वो मंत्री नहीं बनते हैं. दिगंबर कामत मंत्री बनते हैं, बाकी लोग बनते हैं, मनोहर पर्रिकर नहीं बनते. और जब वो बनते हैं तो सीधे सीएम बनते हैं. तो सीएम बनने की उनकी जर्नी क्या थी? हाउ डिड ही एस्टैब्लिश हिमसेल्फ पॉलिटिकली, इमेज के लेवल पे? क्योंकि आप अपोजिशन लीडर के तौर पे पॉलिसीज पे तो बात, आप क्वेश्चन उठा सकते हो, आपके पास अपना कुछ तो दिखाने को होता नहीं है. ऑल यू हैव इज अ प्रॉमिस. I'll just briefly take it through one example we've cited in the book. So the BJP and Parrikar had an opportunity to become a minister. Can you hear me, sir? Yes. जब उनको मिनिस्टर बनने की अपॉर्चुनिटी थी तब वो मिनिस्टर नहीं बने, तो लोगों में एक मैसेज गया कि ही इज नॉट पावर हंग्री, एंड एट द सेम टाइम एमजीपी जंप टू द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर्स. सो एमजीपी के बारे में लोगों का ये हुआ कि इनको जो पावर मिली 2 महीना 3 महीना 4 महीना कितने भी महीना तो इनको चलता है, लेकिन पर्रिकर पावर के पीछे नहीं है. और पर्रिकर डिस्पाइट बीजेपी वाज शेयरिंग पावर with Francisco Sardina at that time, Parrikar was criticizing the ministers of Sardina. Means BJP was in coalition. BJP सत्ता में थी, in coalition government. तब भी वो करप्शन पर मिनिस्टर के बोल रहे थे. So people used to like that. ये पर्रिकर बीजेपी के गवर्नमेंट होने के बाद भी, और सार्दिना और बीजेपी ऐसा कॉम्बिनेशन था, वो बात करता है करप्शन के खिलाफ वैसा. So when he got the opportunity to topple the Sardina government, he toppled the government which was led by Francisco Sardina. It's a coalition government, and he became a chief minister. और उसका जो इमेज था कि he is against corruption, वो शुरुआत में 1-2 बार उसने 5 बरस उसने कायम रखा. यानी he was continuously fighting against corruption despite chief minister. He filed cases against कांग्रेस MLAs, कांग्रेस एक्स मिनिस्टर्स, और ऐसा उन्होंने माहौल बना दिया. क्या भूषण, ठीक है ना? Yeah, माहौल बना दिया. I think that's right. But in many cases, the cases never really went ahead. Yeah, right. Creating the atmosphere. I mean, he was a very good event manager in that way. But event के time पे काफी दिक्कतें आती थी सर. The big scale event would never really happen. But माहौल जरूर बनता था. Okay. But he really delivered when we talk about the International Film Festival of India. That is, I think, his biggest achievement as an infrastructure creator. A short span of time, very new to government, Goa monsoons, defying all that. I think that was his single biggest achievement in terms of in his early days, in terms of infrastructure creation. It was done under duress. It was done under a lot of hardship, but it came through. It came through. Some questions were raised, obviously, but the sheer delivery of infrastructure for a film festival, yes, it happened. Okay. What exactly happened between him and Digambar Kamat? क्या हुआ दोनों के बीच? मतलब जिन मनोहर पर्रिकर को लगता था कि मुझे कोई भी धोखा दे सकता है, दिगंबर कामत धोखा नहीं देगा. तो क्या हुआ दोनों के बीच? बोले. So this is where the caste bond becomes very relevant in Goa, sort of. It's not very talked about. When you say caste, the first thing you hear of is, some crime in somewhere in North India or hostile conditions in other parts, remote parts of India. Goa में कोई associate नहीं करता कि caste का relevance इतना है state में. But Digambar Kamat was someone who he got very close to, which has never happened rarely with Parrikar. Digambar Kamat had no RSS background. He was not from his circle of friends initially. So he's one outsider in a way who came very close to him, and the caste things bonded right. I think his sense of betrayal is not just that a guy from my party or a person I treated as a friend
betrayed him, but it's also because a fellow casteman betrayed him. That amongst the God Saraswat Brahmin, that he broke the Omerta code in a way. Right. Sadhguru, you want to add something? नहीं, उनके पहले दिगंबर और पर्रिकर, दिगंबर का बैकग्राउंड ही कांग्रेस था, यानी वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। कांग्रेस के वो पहले एमएलए नहीं बने थे बिफोर कमिंग टू बीजेपी, लेकिन पर्रिकर से उनकी बहुत दोस्ती हो गई थी। लेकिन कभी टूर पर भी पहले जाना है तो साथ दोनों के फैमिली जाती थी पहले शुरुआत को, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। लेकिन जब 2005 में when he split from बीजेपी दिगंबर कामत, तभी सेंटर को भी चेंज हो गया था, यानी वाजपेयी गवर्नमेंट तब नहीं था, तब कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर को आया था। तो दिगंबर को मालूम पड़ा था कि अभी शायद कांग्रेस का ही रिजीम आने वाला है एट द सेंटर। सो गोवा बीजेपी में रहने से भी कोई फ्यूचर नहीं, ऐसा एक होता था। और दिगंबर वाज इन द बीजेपी ऑलवेज कंपेयर्ड एज ए कॉम्पिटिटर फॉर पर्रिकर, क्योंकि दिगंबर वाज रिप्रेजेंटिंग साउथ गोवा इन अ वे एंड पर्रिकर वाज फर्स्ट लिमिटेड टू नॉर्थ गोवा। बाद में उन्होंने अपना ये बनाया, लेकिन दिगंबर जो सालसेत कैथलिक बेल्ट है उधर बीजेपी का फेस दिगंबर था, उधर बीजेपी का लीडर दिगंबर था। तो इस टाइम दिगंबर को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अगर वो पर्रिकर के साथ रहा तो ही विल रिमेन एज ए एमएलए, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री जा रहा है, क्योंकि वो जब गए तब गवर्नमेंट पर्रिकर का जा रहा था। तो असेंबली में बहुत झगड़ा और शुरू था। उसी टाइम केंद्र में ये आए थे, कांग्रेस के लीडर सत्ता में आए थे और गवर्नर बनके आए थे, नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, वो गोवा में आए थे। मार्गारेट अल्वा वाज ए गोवा कांग्रेस डेस्क इंचार्ज, गोवा डेस्क इंचार्ज। और प्रिय रंजन दास मुंशी गोवा में आए थे तब ड्यूरिंग दैट टॉपलिंग गेम। और तभी दिगंबर वाज इन अ सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनसे पर्रिकर का उन दिनों थोड़ा झगड़ा हो रहा था, बिकॉज ही वाज पावर मिनिस्टर अंडर पर्रिकर। एंड पर्रिकर का तब नेचर ऐसा था कि जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, उसके पास वैसा सभी लोगों को साथ लेने की पहली क्वालिटी नहीं थी। इसलिए दिगंबर और उनके बीच जो फ्रिक्शन चल रहा था, फाइट चल रहा था बिहाइंड द कर्टेन, तो दिगंबर को अपॉर्चुनिटी मिली कि अभी कांग्रेस का गवर्नमेंट है ऊपर, तो जाने से अच्छा होगा। पर्रिकर विल नॉट एबल टू कंटिन्यू इन पावर, ही रियलाइज दैट, एंड दैट टाइम ही डिच्ड द। लेकिन पर्रिकर ने तभी से उनसे बहुत कुछ ये लिया। पर्रिकर ऑलवेज treated him is a enemy number one after that split. Bhushan, you want to add something to it? No, just one point. The reason why Digambar Kamath has been very critical to the politics of Goa from 2000 onwards is also because he was the closest to the most powerful lobby in the state, the mining lobby. Right. And when he moved to the Congress, I think at some point, Parrikar may have also realized that he has lost the support of this particular lobby, which is very critical to a government staying intact in the state. Since you have already mentioned the mining word, the M word, कितने हजार, कितने लाख करोड़ का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जो आदमी, जो मनोहर पर्रिकर अपोजिशन में रहते हुए शाह कमीशन की रिपोर्ट को सही ठहरा रहे थे, जांच की बात कर रहे थे, वही 2012 में मुख्यमंत्री बने तो अपने स्टेटमेंट चेंज करते हैं, ही गोज सॉफ्ट। ये पूरा अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें कि ये माइनिंग स्कैम था क्या और अभी इसका स्टेटस क्या है और इसमें क्या क्या पॉलिटिक्स हुई। हमें तो इतना ही पता है कि 3 जीरो थे, अब उससे पहले कितने जीरो थे हमें बताओ, या कितने नंबर थे हमें पता नहीं। there were 3 zeros for sure in the whole, if you peg it, because the Shah Commission report said 35,000 crore. Then in a letter to the president, Parrikar said 25,000 crore. His PAC report said some 3-4,000 crore. And eventually, when he came to power, वो घटता गया, number काफी घट गया वो. So and there is still no, he formed an SIT to investigate it, उसका भी कुछ हुआ नहीं है. So basically what happened was, I'll just take the first part of the story here. कि वो mining scam क्या था, if you can tell my viewers. Yeah, so
China was witnessing a huge infrastructure boom. Okay, they had major sporting events in that country. They wanted stadiums. They wanted great infrastructure to shock the world. So Goa is one of the states which has been importing. Initially, it was Japan, but later on, they started importing a lot of iron ore to China. Exported. Initially, it was a few select families who had leases given to them by the Portuguese, which were running the show. But as demand increased, a lot of new people entered the fray. There were politicians who joined the mining industry. There were rogue traders who joined the mining industry because there was just so much demand. And the supply couldn't meet it up. So lots of more players entered the scene. So जो एक set calculation होता है, जो एक set mechanism होता है, that mechanism got upset. The guys, the 5 guys or 6 guys or 10 guys who were making the money, they weren't making that much money anymore because there were other players in the field. And I think the dynamics of the industry completely shook. This is where a lot of illegal invoicing also came into the picture because so much ore was being harvested that there was no one to keep track of it. The mines department, the mines office also was shockingly understaffed at that point of time. So the mining, and Digambar Kamath had been a mining minister without a break for how many years, Sadhguru? No, he was mining minister, From 2000, for a long right? time. Yeah, from 2000. 2000. Yeah. Right. जब दिगंबर कामत 2007 से 2012 के बीच मुख्यमंत्री थे, तब भी माइनिंग डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था. Right. बिल्कुल. And he is close to mining cartel as well. So this became an ideal, battleground for Parrikar to take on Digambar. And he did one of the best, I think one of the best political assaults on an opponent was by Parrikar from 2000 to 2012 on Digambar. I mean, he was phenomenal. His articulation of the scam. That's one thing Parrikar is very good at as an opposition leader. You know there's a scam. A lot of people, I think that's the problem which the Congress faces right now, nationally and in Goa. There is a scam, but you can't articulate it. I mean, this man could really break it down thanks to his training, I presume, and his. लोगों की जबान पे कैसे आए कोई घोटाला, कौन से जुमले और कैसे कितना ब्रेकडाउन किया जाए कि आम पब्लिक को भी समझ में आ जाए. Exactly. I think that's what he mastered, and he really led the assault. The 2012 election was entirely won by Parrikar. Social engineering to sab theek tha, but you still need to create that atmosphere of oppression caused by the government. I think that's what he did. Sadhguru. Yeah. वैसे ही माइनिंग के बारे में अभी भूषण ने बताया है कि माइनिंग जो गोवा में 2007 और 2012 इस 5 बरस में ज्यादा इलीगलिटी हो गई. और अमित शाह रिपोर्ट जो है बेस्ड ऑन दैट इलीगलिटी, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो रिपोर्ट पर्रिकर ने बनाया है वो भी उसी का है. और 2007 से 2012 तक दिगंबर कामत माइंस मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे. तो पर्रिकर को अपॉर्चुनिटी भी मिली कि दिगंबर के खिलाफ एटमॉस्फेयर और कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस सफर्ड बैडली. वो जो माइनिंग स्कैम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. कांग्रेस एंड एनसीपी वाज रूलिंग इन 2007 to 2012, एंड डिस्पाइट कांग्रेस वाज हैविंग पावर एट सेंटर, गोवा में कांग्रेस लॉस्ट इलेक्शन इन 2012. पर्रिकर वॉन फर्स्ट टाइम 21 सीट्स. मुझे क्लियर कट मेजोरिटी बीजेपी को मिला. कब मिला? जब सेंटर में कांग्रेस वाज रूलिंग. कांग्रेस हैड ऑल द रिसोर्सेज एट हैंड्स और बीजेपी के पास उतना नहीं था. फिर भी सिंगल हैंडेडली पर्रिकर won दैट बैटल. और माइनिंग स्कैम की बात तब तक और आज तक भी चल रही है, बहुत चल रही है. लेकिन अभी माइनिंग बैन भी हो गया. तभी जो इलीगलिटी हो गई उसका फॉल आउट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट बैन द माइनिंग इन गोवा ट्वाइस. अभी तो लीजेस भी कैंसल हो गई है और इनका लीगली इतना प्रॉब्लम हो गया है कि माइनिंग अभी स्टार्ट भी नहीं हो सकता. ऐसा नरेंद्र मोदी अपनी स्पीचेस में एक खास किस्म के टैक्स का जिक्र किया करते थे यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार पर तंज कसने के लिए. जयंती टैक्स, जयंती नटराजन का रेफरेंस देते हुए, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर थी. गोवा वाले माइनिंग मामले में भी जयंती नटराजन का दखल था, आप लोगों ने किताब में जिक्र किया है. So that was a game of brinkmanship which eventually led to the ban on the mining industry. So after Parrikar came to power,
after Parrikar came to power, he made certain noises which didn't go very well with the activist lobby. You know, he seemed to be going very slow on the mining scam. He seemed to be not making the right noise as far as the activists were concerned. So I think it was in September or something. It was in September that he decided to temporarily close all mining in Goa. Okay, now this came as a shock to people, but may have not come as a shock to a lot of mining industry majors, because September में ज़्यादा mining होती नहीं क्योंकि बारिश होती है. All right, so this was like a smart ploy by the chief minister. Cosmetic move. A very cosmetic move, yeah. But then the way things work in this country, once you close down something, to start it over again, it involves a lot of processes, and those processes sometimes don't just function by goodwill or good intent or proper documentation. So Parrikar would have the leverage, would be in a position to restart mining. That means a lot politically. So to outsmart him, a few days after this decision, Jayanti Natarajan travels, who was the Union Minister of State, I think, for Environment Forest. She travels to Goa. Environment. Yeah. And holds a press conference cancelling all environment leases. That she hoped would restore balance in terms of, negotiating with the mine owners when it comes to restarting mining. So, do ban already lag gaye, because without EC you can't mine. And Parrikar had already temporarily shut down all mining leases. The third ban came with the Supreme Court. The Supreme Court imposed the third and final ban, which completely closed down the mining industry. और ये गोवा की इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका था, सरकार के लिए बड़ा झटका था. Yeah, at that point of time, I think mining accounted for 30% of Goa's GDP, which is quite a big number, very big number. Yeah. अच्छा. So we have been blessed by the Jayanti tax in a way. Okay. ये मनोहर पर्रिकर पर बार-बार इल्जाम लगता है, मतलब आपकी किताब में भी लगा और वैसे भी, कि इमेज तो उन्होंने बनाई अपनी करप्शन, एंटी करप्शन क्रूसेडर की, है ना? और जब वो अपोजिशन में रहते थे तो बहुत इजीली अवेलेबल थे जर्नलिस्ट को, ट्रांसपेरेंसी की और हर चीज की बात करते थे. लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने, चाहे वो 2012 से 2014 का ड्यूरेशन हो, क्योंकि उसके बाद वो डिफेंस मिनिस्टर बन गए, या फिर 2017 के बाद का हो, तो तब जब वो मुख्यमंत्री रहते थे तब उनके अंदर वो उत्साह नहीं दिखता था करप्शन को लेके. तब वो वैसे हो जाते थे जैसे ज्यादातर लोग सरकार में जाके हो जाते हैं कि सारी लॉबीज को साधने की कोशिश कर रहे हैं और कोई बड़ा रेडिकल स्टेप नहीं ले रहे हैं. व्हाई इज दैट? क्या ये ऐसा है कि हम लोग यहाँ बाहर से बैठ के, हमारे लिए क्रिटिसाइज करना आसान है लेकिन वहां सरकार चलाना मुश्किल था, बहुत सारी लॉबीज थी, उनको साध के रखना जरूरी था, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको ऑफ द बुक करनी पड़ती है ताकि बिजनेस सेंटीमेंट दुरुस्त रहे? व्हाट वाज इट एग्जैक्टली? I think he overstretched himself in terms of promise and delivery, perception and reality. When there is a truck passing by, I think he promised a lot and then he could not deliver. I think he fell prey to that classic ploy. Obviously, you can't. You will assault those who are in power, right? You will assault those who are in power. When you go up there, probably you do have to make some sacrifices. But the quantum in either case was huge, and I think that's what makes him appear in very poor light when it comes to delivery in his governance. And it's not that he was not accessible. It's Goa is a small place, it's accessibility is never a problem with a politician in Goa. Sadhguru? राइट. नहीं, पर्रिकर एक बताते थे कि ही इज वेयरिंग 2 hats. जब उनको क्वेश्चन कोई करता था कि अरे आप जब ओपोजिशन में थे तब आप ऐसी बात करते थे, और आप जब पावर में है और आप जब होम मिनिस्टर है तब आप ऐसी बात करते हैं, तो उनका डिफरेंस दिखाते थे. यानी ही वाज अगेंस्ट कैसीनो व्हेन ही वाज ओपोजिशन, लेकिन उनके ही रिजिम में कैसीनो लॉबी स्ट्रांग हो गई, कैसीनो बिजनेस बढ़ गया इन द रिवर ऑफ मांडोवी. तब वो बताते कि आई एम वेयरिंग 2 hats, यानी तब मैं ओपोजिशन में एक हैट वेयर करता था, अब मुझे दूसरी टोपी पहननी पड़ती है एज ए होम मिनिस्टर. सो मैं ओपोजिशन लीडर जैसा अभी एक्ट नहीं कर सकता.
मैं ऐसा बात नहीं कर सकता। और वही पॉइंट था कि वेलिंगकर और पर्रिकर में जो झगड़ा शुरू हो गया था, तो इसीलिए था कि वेलिंगकर वॉज इंसिस्टिंग दैट आप प्रिंसिपल का राजकारण करो, क्योंकि वेलिंगकर वॉज नॉट इन पावर। वेलिंगकर बोलते थे आप जब ऑपोजिशन में हमसे बैठकर एजिटेशन करते थे इश्यू हाथ में लेके, अब आप डिलीवर करो व्हेन यू हैव बिकम अ चीफ मिनिस्टर। और पर्रिकर कह रहे थे हम जर्नलिस्ट को कि अगर मैं वैसा कर गया एज टोल्ड बाय डिक्टेटेड बाय आरएसएस और वेलिंगकर, तो मेरी सत्ता नहीं रहेगी, गवर्नमेंट विल फॉल। और दो बार, एक बार तो उनकी गवर्नमेंट चली गई थी और एक बार उनको प्रीमेच्योरली असेंबली डिसॉल्व करना पड़ा था। इसलिए उनके मन में मुझे लगता है ऐसा एक भय निर्माण हो गया था कि अगर मैं अपनी प्रोमिसेस फुलफिल करने के लिए ऑल आउट गया तो मिनिस्टर्स और अदर लॉबीज, बिजनेस लॉबी, वो इकट्ठा हो जाएंगे, वो मेरा गवर्नमेंट फेंक देंगे। लेकिन when he had a clear cut majority in 2012, that time उसको डिलीवर करने के लिए ज्यादा चांस था। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि that time only he people created his image as a U-turn leader, U-turn master। ऐसा जब उनके पास मेजोरिटी था और उनको काम करने का ज्यादा समय था, तभी वो ही didn't keep his promise। अच्छा, ओके। सो बिफोर आई, इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं मनोहर पर्रिकर एज अ डिफेंस मिनिस्टर, जो कि विद माय लिमिटेड नॉलेज आई डेयर टू से इट वाज अ वेरी गुड टेन्योर। ओआरओपी को फुलफिल करना, अरुण जेटली से लोहा लेके हुआ वेरी क्लोज टू नरेंद्र मोदी, और वो पैसा निकाल लाना जो टल रहा था लगातार, या जितनी भी हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट से बात होती है, एक बहुत ही नो नॉनसेंस एटीट्यूड, या जो करना है करना, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना हो चाहे अप्रूव करना हो। मतलब वो अक्सर कहा भी करते थे यहाँ दिल्ली के सर्कल में कि लोग कहते हैं कि रक्षा सौदे काजल की कोठरी है, तो मैं उस कोठरी में दाखिल होऊंगा, सौदा भी करूंगा और बिना दाग के बाहर भी आऊंगा। उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि पर्रिकर की बहुत सारी ऐसी फ्लैगशिप स्कीम है जिन्हें बाद में अलग अलग राज्यों ने या केंद्र ने अडॉप्ट किया, और चूंकि गोवा छोटा राज्य है इसलिए उसको या वहां की सरकार या पॉलिटिशियंस को उतना क्रेडिट नहीं मिलता है, राइट। जैसे अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे तो बड़ा जिक्र हुआ, लेकिन अखिलेश यादव से भी पहले मनोहर पर्रिकर लैपटॉप बांट रहे थे, बाद में टैबलेट बांटी। या फिर जो लाडली लक्ष्मी योजना है कि लड़कियों के लिए धन वाली योजना, पेंशन वाली चीजें हैं, या फिर स्वच्छ भारत की 2 अक्टूबर को क्यों छुट्टी करनी, 2 अक्टूबर को सफाई करो, जिसको बाद में प्रधानमंत्री ने अपनाया। तो आपकी नजर में वो लंबे इम्पैक्ट वाली कौन सी मनोहर पर्रिकर की योजना है, चाहे वो 2000 से 2002 वाला कार्यकाल हो, 2002 से 2005 वाला, 2012 से 2014 वाला, या फिर 2017 के बाद वाला? I think there were two. The cyber aid scheme, the way which involved, I think initially it was computers or laptops. Initially it was laptops or computers, Sadhguru? Computer, cyber Initially age, it was computers. I think it happened in 2004. And Right. And the Dayanand social security, scheme, which was a pension for the elderly. I think जो गोवा के पहले मुख्यमंत्री थे, दयानंद yes, right. it was named after him. I think those two schemes were set the foundation for his image, and as a person who could think differently in politics. I think those two went a real far way in establishing his image. And but a lot of schemes, like you said, I mean, I could add to that list of schemes which you just mentioned, the universal mediclaim scheme. That was it also came out of Parrikar's hat. I mean, he was really pushing for that for a long time, which I think was which was later implemented on a pan-India scale by the Prime Minister. Sadhguru, you want to add something? No, that's true. नहीं, वो जो एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा था कि वो जो गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे, that time he used to study few schemes initiated by पर्रिकर। अरे पर्रिकर ने ये अच्छा स्कीम लाया है, ये गुजरात में भी हम लगा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ने ही एक बार स्पीच में गोवा में कहा था। वैसा उनका जो लाडली लक्ष्मी स्कीम है, यानी गृह आधार स्कीम, वो अभी तक चल रही है। उससे क्या हो गया कि वुमन जो थी, वुमन वोटर्स, वो पर्रिकर को एडमायर बने, यानी उनकी जो वोट्स थे वो बीजेपी के पास आ गए। तो पॉलिटिकली भी उनका जो
थिंकिंग था जो, यानी वो जो गांव में जब जाते थे प्रचार करने के लिए ड्यूरिंग इलेक्शन, व्हेन ही वाज ऑपोजिशन लीडर, तब उनको पता चला कि कांग्रेस के लीडर क्या करते हैं। हाँ, किसी को कंप्यूटर देते हैं, किसी को और कुछ। सो उन्होंने क्या किया, चलो हम स्कीम ही बनाते हैं। See, he also covered all political bases. हाँ, With the cyber aid scheme, he covered youngsters. With the pension scheme, he covered senior citizens. With the Griha Aadhar scheme, the Ladli Lakshmi scheme, right, you know right. he made arrangements for women voters. yeah. So he आणि covered all हायर age brackets, एज्युकेशन gender brackets. आणि इंटरेस्ट फी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, जो बच्चा गोवा के बाहर जाकर सीखना चाहता है, उन वैसे अनेक लोगों को, बच्चों के लिए उन्होंने इंटरेस्ट फ्री स्कीम जो हायर एजुकेशन के लिए लिया, वो बहुत क्लिक हो गया। अच्छा, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, जैसे एक तो हम लोगों ने बात की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसके अलावा कुछ बड़ा जैसे होता है ना कि हम लोग सुनते हैं कि फलाने मुख्यमंत्री ने के जमाने में सड़कें बहुत अच्छी होती थी, या ढिकाने मुख्यमंत्री के जमाने में 24 घंटे बिजली आती थी, या स्कूल ऐसे या अस्पताल ऐसे, उस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे? ब्रिजेस बनाए बहुत अच्छे। पर्रिकर जब पहले चीफ मिनिस्टर बन गए और दोबारा बन गए, तो 3 बार, जब पहले 3 बार बन गए वो, टोटल 4, तो 3 बार बन गए, तब उन्होंने 11-12 ब्रिजेस बनाए। यानी गोवा में जो ट्रेवलिंग का टाइम था, लोग पहले फेरी बोट से जाया करते थे वगैरह, वो टाइम शॉर्ट हो गया, सेव हो गया। और बहुत ब्रिजेस, और वो आइडिया उन्हें नितिन गडकरी से लिया। वो भी बोलते थे कि नितिन गडकरी टोल्ड मी टू फॉर्म अ कॉर्पोरेशन, सो ही फॉर्म्ड अ कॉर्पोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन गोवा। फर्स्ट टाइम पीडब्ल्यूडी को पैरेलल वैसा उन्होंने एक मशीनरी खड़ा किया, अच्छे इंजीनियर लिए, अच्छे आर्किटेक्ट लिए, और विथ ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उन्होंने अच्छे ब्रिज इधर खड़े किए। फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज उनके रिजिम में आ गया गोवा में। और इफी की जो पार्टी हो गई थी, वो भी केबल स्टेट ब्रिज पर हो गई थी। तब वो लोगों को बहुत, फिल्म के जो इंडस्ट्री के जो लोग थे, हॉलीवुड के लोग थे, बॉलीवुड के लोग थे, दे अप्रिशिएटेड द ब्रिज ऑल्सो अलोंग विथ इफी। सो ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, क्योंकि ही वॉज ए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो बहुत, ही वॉज एट फोर फ्रंट। इंजीनियर आदमी थे, इंजीनियर की ट्रेनिंग पाए थे, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका मन लगता था। Salesmen भी बहुत अच्छे थे. लास्ट पब्लिक फंक्शन भी वो एक ब्रिज का ही उद्घाटन था मापुसा पे, मांडवी नदी पे। The second last, his last public function, yes, second last appearance, yeah. and that was a third bridge on one river, and that is a good, यानी उनकी जरूरत थी उस ब्रिज की। अटल सेतु बनाया उन्होंने, तब वो बीमार थे, उनके नोज में वो पाइप था, और उस स्थिति में वो ब्रिज पर आ गए। हाउ इज द जोश, फेमस डायलॉग हाउ इज द जोश बोला। भाई साहब। हाँ, हाउ इज द जोश, अच्छा, तो गडकरी ये was बताइए witnessing था। कि why was he so unwilling, so reluctant दिल्ली जाने के लिए? मतलब गोवा का एक नेता है, देश का रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, एक यूफोरिया था 2014 में मोदी सरकार आई, कितने दशकों के बाद अपने दम पर एक सरकार आई, एक पूरे माहौल था कि एक डिसाइसिव लीडर आया है, मैंडेट लेके आया है, और वो लीडर आपको इनवाइट कर रहा है रक्षा मंत्री बनने के लिए। तो पर्रिकर को हिचक क्यों थी दिल्ली जाने में? क्योंकि पर्रिकर और मोदी के संबंध भी अच्छे थे। गोवा में जो कार्यकारिणी हुई जिसमें मोदी को प्रोजेक्ट किया गया चुनाव प्रचार कमेटी के मुखिया के तौर पर, वहां पर भी पर्रिकर ने उनका नाम प्रपोज किया था, और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो उनका बयान था उस पर भी सफाई दे दी थी। तो एक गुड वर्किंग रेपो था, मोदी खुद इनवाइट कर रहे थे, फिर क्यों नहीं जाना चाह रहे थे? गोवा का मुख्यमंत्री ज्यादा बड़ी चीज है या देश का रक्षा मंत्री? I mean, He probably knew the prime minister very well. He probably knew the prime minister very well, much more than any of us know. And by nature, he was a control freak. He loved control. That's something he would. About Narendra Modi or Manohar Parrikar or both? I'm talking about the guy in the book. I'm talking about Manohar Parrikar. He was a control freak. He loved control. That's something he would have lost in Delhi completely. And that's what happened, I think. And in his conversations with his friends, that's what he says. He lost the ability to control his environment, which he could do
which he eventually remote controlled from Goa, from Delhi, remote control Goa from Delhi. But he could not control his environment there. I think that's the reason why he didn't want to go to Delhi. Want to stay on in Delhi. गोवा में वो किंग थे। नहीं नहीं, वो बोल भी रहे थे जोकिंगली एक बार कि गोवा में हम किंग थे और उधर युवराज बन गए, इधर मोदी गवर्नमेंट में। ये डिफरेंस था कि गोवा में जब थे वो राजा थे और मोदी गवर्नमेंट में वो युवराज बन गए। सेकेंडली, उनको लोगों में रहने की जो आदत पड़ गई थी, यानी वो पॉलिटिशियन ऐसे बन गए थे कि हमेशा रात दिन लोगों में रहते थे। तो जब वो इधर डिफेंस मिनिस्टर बन गए तो लोगों से दूर हो गए और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज्यादा आ गया। उनके दिन सुबह 5 बजे ही एडमिनिस्ट्रेटिव काम शुरू होता था और उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद बहुत डिलीवर किया। नो नॉनसेंस डिफेंस मिनिस्टर ही वाज, यानी उनको टास्क ही यही दिया था कि पहले तो डिफेंस मिनिस्टर यानी कंट्रोवर्सी होती थी, कोई तो स्कैम होता था, लेकिन उनको टास्क ही दिया था कि ऑनेस्टली, उनके ऑनेस्टी के लिए ही तो मोदी ने उनको वो टास्क दिया था। और वो उनको वो जो पॉलिटिकल डिसीजन मोदी गवर्नमेंट के थे उसमें उनका सहभाग नहीं था, क्योंकि वो कभी भी, यानी तुम यूपी में जाकर पॉलिटिकल कैंपेन करो बीजेपी की, क्योंकि तुम कर्नाटक में जाओ, ऐसा उनके उसके लिए काम नहीं आया व्हेन ही वाज ए डिफेंस मिनिस्टर। वेरेज जब वो गोवा में चीफ मिनिस्टर थे तब उनका पॉलिटिकल जो मटेरियल था, पॉलिटिकल जो पावर थी, उनका यूज होता था बीजेपी के लिए अक्रॉस इंडिया। लेकिन जब डिफेंस मिनिस्टर हो गए तो एक आइसोलेशन जैसा आ गया और वो होम सिकनेस था उनको पहले से ही कि बार बार गोवा में आते थे वो एवरी वीकेंड। तो ही वाज ए लीडर विथ पीपल यूज्ड टू वर्क थिंग्स। अगर फॉर एग्जांपल हम मान लें कि 2017 में अचानक से जब गोवा के नतीजे आए और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना प्लान चौपट कर लिया और इन्होंने रातों रात नितिन गडकरी ने आके यहाँ प्लान सेट कर दिया और मनोहर पर्रिकर को समझौते की शर्त के तौर पे आना पड़ा। अगर वो कंटिन्यू करते एज अ डिफेंस मिनिस्टर और अगर उनकी सेहत अच्छी रहती तो मुझे लगता है कि ही वुड हैव बीन अ फ्यूचर क्लेमेंट टू द टॉप पोस्ट। नो, I think at some point of time, like he has suggested or hinted in that New York Times interview, I think he was already in that space. Probably his claim would have been more stronger. You know, moderate face, great educational background. IIT मुंबई टेक्नोक्रेट, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, बिल्कुल करप्शन फ्री इमेज, मतलब नो टेंटिंग पर्सनली, बिल्कुल एक इमेज बिल्ड वैसी की एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे एक अच्छा सीवी एंड हिंदी स्पीकिंग। यू हैव टू बी गुड इन हिंदी, फुल ऑफ ह्यूमर इफ यू वांट टू विन द हिंदी हार्टलैंड। We don't know about the Hindi. We don't know about the Hindi. I don't know that but he was humorous. पर्रिकर स्मर्क, मतलब Yes. हम लोग बोलते हैं ना कि मूंछों के नीचे आधी हंसी मूंछों के नीचे छिपी है और आधी आंखों में, विद दैट ट्विंकलिंग इन आईज, और वो जो सटायर मार के निकल जाते थे। Absolutely. But Hindi is still a matter of doubt. Sadhguru, you want to add something? नहीं, हिंदी वो बोल रहे थे पहले भी। उनका नेचर जब वो पॉलिटिक्स में आए ना तब उनका नेचर ऐसा शाय था, यानी ज्यादा इंटरव्यू नहीं, ज्यादा स्पीच नहीं, वैसा उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, चेंज आ गया बाद में। हिंदी के बारे में वो भी बोलते थे कभी कभी कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। जब उनका एक बार ऐसा हो गया था कि बीजेपी के वो प्रेसिडेंट बनेंगे, तब हमने उनको पूछा था कि आप नेशनल प्रेसिडेंट बनने के लिए जाओगे क्या, तो वो तभी भी बोल रहे थे कि व्हेन ही वाज दैट टाइम इन ओपोजिशन लीडर और उनको ऑफर था बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बनने का, वो बोल रहे थे कि मुझे गोवा के बाहर ज्यादा दिन रहना नहीं अच्छा लगता, मुझे, ही वॉज टिपिकल गोवन, मुझे गोवा के बाहर नहीं जाना चाहता, मुझे गोवा का फूड ही अच्छा लगता है, इधर मेरा फैमिली है, ऐसा वो बोल रहे थे। और इधर बच्चे सीख रहे हैं, उनके पास मुझे देखना है, इधर मेरी फैक्ट्री है गोवा में, उनकी उधर मुझे देखना है। तो वो सिर्फ गोवा की बात करते थे। और हिंदी का भी वो बोल रहे थे कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं अच्छे स्पीच दे सकूं, यानी प्रमोद महाजन और
हमारा नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जैसे उनकी फ्लुएंट ऐसी हिंदी नहीं थी। चाहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, चाहे नितिन जयराम गडकरी हो, राइट चाहे मनोहर गोपाल पर्रिकर हो, राइट ये सब लोग दिल्ली आके और नॉर्थ इंडिया में आके इनकी धीमे धीमे बेहतर हुई जब ये इनिशियली आए थे। बेहतर हो गए। राइट और नथिंग रॉन्ग इन इट, इफ यू कम फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो वो इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ये चीज चलती थी कि वो हर वीकेंड पे गोवा चले जाते हैं, ही यूज्ड टू क्रेव फॉर दैट गोवन फिश एंड एवरीथिंग। दूसरा, वो कंट्रोवर्सीज रहती थी कि वो आर्मी के फॉर्मल फंक्शंस में अपनी सैंडल पहन के चले जाते हैं, शर्ट टक इन नहीं करते हैं। लेकिन उन्हीं मनोहर पर्रिकर के क्रेडिट में ओआरओपी आएगा, उन्हीं मनोहर पर्रिकर के क्रेडिट में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पे जो हमने म्यांमार में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की थी रेबल नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स के खिलाफ, उन्हीं मनोहर पर्रिकर के खाते में उरी वाली सर्जिकल स्ट्राइक आएगी, पोस्ट उरी अटैक। The OROP, I think, as dealing with that as a defense minister, I think was perhaps a lot more complex than executing, strikes across borders using the army, because this was a problem. Phase of bureaucracy is more difficult to penetrate. Absolutely. You have project. Perhaps more deadly too. I mean, it's an issue which I think was one of the most complex and long-standing ones, and I think his presence and his ability to understand issues or break down problems and understand them better. I think it really he really made a good start on that one, a really good start on that, without a doubt. Sadhguru, you want to add something? नहीं, एज ए डिफेंस मिनिस्टर वो ओआरओपी और एक दो अच्छे निर्णय उनके लिए हो गए हैं, उनका क्रेडिट फुल उनको ही जाता है। और अगर वो दिल्ली में रह जाते तो एक दिन प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते थे, ऐसा गोवा के हर लोगों को लगता था कि पर्रिकर विल वन डे बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। और वो एक बार गोवा में संजय राउत आ गए थे इन्हीं दिनों, शिवसेना एमपी। वो बोले कि पर्रिकर जब दिल्ली में आए तब हम भी उनको इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि आप सीरियस दिल्ली का पॉलिटिक्स सीरियस लीजिए, यू विल वन डे बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन वो जब आए थे दिल्ली में तभी उन्होंने कब जाना है दिल्ली छोड़कर ये भी तय किया था, ऐसी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसा उधर के एमपी संजय राउत वगैरह बोल रहे थे। मतलब यानी ही बहुत क्लियर थी, माय फिश, माय पीपल, माय गोवा, माय फैक्ट्री, माय फैमिली। हाँ, राइट yeah, I've been called, I will oblige, but then I will go back. राइट। और अगर शेड्यूल्ड गो बैक, इफ यू लुक एट इट, मतलब 2017 में इलेक्शन हुए और अचानक से जाना पड़ा, एंड मनोहर पर्रिकर ने जिस आदमी के जरिए रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई, लेट मी से दिस, फ्रॉम 2014 टू 17, वो उतने सफल साबित नहीं हुए। लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राइट? पार्सेकर। Sadhguru, Yeah. this is a very नहीं, complex one. Answer this one. नहीं, लक्ष्मीकांत पार्सेकर जब थे तब लक्ष्मीकांत पार्सेकर की जो रोल था एक भरत जैसा था, यानी राम की जो सीट है उस पर वो बैठ गए थे और उनको सिर्फ ये वो बोल रहे थे कि मुझे मैंडेट नहीं दिया है लोगों ने, मैंडेट तो पर्रिकर को दिया है और अभी उनको दिल्ली में जाना पड़ा, इसलिए मैं उनका ही जो एजेंडा है वो आगे ले रहा हूँ। वो नए प्रॉमिस कुछ नहीं देते थे पार्सेकर, पर्रिकर ने जो प्रॉमिस दिए थे वही आगे लेने का काम कर रहे थे। और उनको लगता था तभी कि उनको जितना फ्री हैंड चाहिए एज ए चीफ मिनिस्टर उतना नहीं है, यानी उनको केंद्र में दिल्ली में अपॉइंटमेंट भी लेना है, मोदी के पास जाना है, अमित शाह के जी के पास जाना है, तो थ्रू पर्रिकर ही जाना पड़ता था, वो अकेले नहीं जाते थे एज ए चीफ मिनिस्टर। सो वो कायम उनके ही छाये में रह गए, पर्रिकर के छाये में ही रह गए। और वो कभी कभी बताते थे कि अगली बार जब मैं आऊंगा एज ए चीफ मिनिस्टर तब मैं मेरा एजेंडा लेके आऊंगा, यानी स्टेट के लिए मेरे प्रोग्राम हो गए, अब मैं सिर्फ पर्रिकर के प्रोग्राम आगे ले रहा हूँ, ऐसा। और उनको ज्यादा समय भी नहीं मिला उनकी कुछ ये दिखाने के लिए। इन 2017 इलेक्शन में बीजेपी लॉस्ट, दैट टाइम पार्सेकर वाज ए चीफ मिनिस्टर और वो खुद भी चुनाव हार गए थे मेरे ख्याल से, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से वो हार गए, बहुत बुरी तरह से हार गए। ये क्या पर्रिकर की जो पोस्ट 2012
एबिलिटी थी अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल मैनूवरिंग कि सबको साथ लेके चलना है, कि विजय सरदेसाई जैसे विधायक जिन्होंने पूरी जिंदगी मनोहर पर्रिकर और बीजेपी का विरोध किया, वो भी 2017 में पर्रिकर के नाम पर इस गोल में आ गए। तो ये क्या था जो एवरीबॉडी वो सेइंग कि नहीं हम सरकार में शामिल हो जाएंगे लेकिन आपको मनोहर पर्रिकर को लाना पड़ेगा। व्हाट वाज दैट? या कि वो मनोहर पर्रिकर का ही स्टेज किया हुआ और डिजाइन किया हुआ था कि दिस इज हाउ आई विल कम बैक। नहीं वो तो या तो आप राज्य गवाओ या मुझे वापस गोवा भेजो। हाउ ट्रू इज दैट? वो एक पॉलिटिकल ट्रिक थी, पॉलिटिकल फॉर्मूला था कि लोगों को कन्विंस करना चाहिए था। अरे विजय सरदेसाई और जो एमएलए थे वो सभी एमएलए, वो जो एमएलए बीजेपी को और पर्रिकर के खिलाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, तो अभी पर्रिकर के साथ ही गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो कैसा करेंगे? तो बीजेपी में और कोई लीडर भी तब नहीं था कि वो पार्सेकर हैड लॉस्ट द इलेक्शन, और जो लोग थे वो जूनियर थे। सो और ये विजय वगैरह सेकंड टाइम एमएलए थे, सो उन्होंने वो प्री कंडीशन डाला कि पर्रिकर जब अगर आएगा तो ही हम वी विल शेयर द पावर, और पर्रिकर का ही वो फॉर्मूला था कि तुम ऐसा ऐसा डिमांड करो तो वो सो दैट पीपल विल आल्सो गेट कन्विंस। और दिल्ली में भी वो कन्विंस हो गए कि चलो पर्रिकर जाने से अगर गोवा में सरकार, क्योंकि उनका कैलकुलेशन गोवा गवर्नमेंट ऐसा नहीं था। अभी शाह जी का वगैरह कैलकुलेशन क्या था, राज्यसभा में ज्यादातर लोग देश भर से जाना चाहिए और उधर मेजोरिटी होना चाहिए। अगर गोवा में कांग्रेस गवर्नमेंट होता तो राज्यसभा एमपी भी कांग्रेस का ही जाता था। तो उन्होंने सोचा कि चलो पर्रिकर जाने से गोवा में गवर्नमेंट बनता है, सिर्फ 13 विधायक आए थे बीजेपी के, तो जाने दो पर्रिकर। और पर्रिकर वाज आल्सो इन अपॉर्चुनिटी, वाज इन हरी, तो उनको डिफीट में ही अपॉर्चुनिटी मिल गया क्योंकि चलो अभी हम जा सकते हैं, अच्छा रीजन मिल गया। बट दैट वाज ए रॉन्ग डिसीजन, पीपल एंड मेनी पॉलिटिकल एनालिस्ट से कि वो रॉन्ग डिसीजन हो गया उनका गोवा में आकर सत्ता करके, क्योंकि ही डिडंट एबल टू डिलीवर दैट टाइम बिकॉज कोलिशन गवर्नमेंट बन गया था। And his image, I think, at that point of time, from there, it started slipping really badly. Really, really badly. Okay. एक स्लिपिंग तो है जो पॉलिटिकली शुरू हुई, दूसरी स्लिपिंग है जो अनफॉर्चुनेट है, जो उनकी हेल्थ की शुरू हुई। लेकिन आपकी किताब में जब मैं ब्यौरे पढ़ता हूँ, चाहे वो नरेंद्र मोदी का मनोहर पर्रिकर को कॉल करना हो जब वो कैंसर से जूझ रहे थे, या पर्रिकर का तमाम स्पेकुलेशन को धत्ता बनाते हो, चाहे वो एक पन्ना ही पढ़े लेकिन बजट पढ़ के आना हो, तो एक तरफ एक फाइटर की इमेज आती है कि अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को बचा के रख रहे हैं, फैमिली को कंसोल कर रहे हैं, आई बी ऑल राइट। लेकिन दूसरी वो भी आती है कि पावर को और मजबूती से पकड़ने की कोशिश की, नहीं कोई और वो नहीं, क्योंकि पहली बार तो एक कमेटी बनाई, दूसरी बार उन्होंने वो भी नहीं बनाया। Right. It's the control thing. It's the control thing. I mean, he lived by control, and his last days also exhibited the same thing. He wanted everything in his fist. Even if that fist was not clenching hard anymore, he still wanted things in his fist. Unfortunately, that it boiled down to that. It boiled down to that. Sadhguru? Right. ऐसा भी एक समय आता था कि पर्रिकर की सेहत उनको साथ नहीं देती थी, सो लोगों को लगता था कि नाउ पर्रिकर शुड रिजाइन, he should step down। और उनको भी लगने लगा था कि अभी मुझसे कुछ नहीं होता था। एक बार ही फोन अमित शाह जी ऑल्सो, हमने लिखा है बुक में वो भी, कि अभी मुझे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर पर्रिकर ने रेजिग्नेशन दिया, स्टेप डाउन हो गए, तो गवर्नमेंट गोवा में रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसा क्वेश्चन था। ऐसा वो बीजेपी में अभी भी बात करते हैं कि वैसा क्वेश्चन था कि रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि उनके विधायक 13 थे और पर्रिकर और 2 विधायक हॉस्पिटल में थे। So that was a very worst kind of situation in Goan politics and administration. पर्रिकर के बेटे को उनकी डेथ के बाद टिकट क्यों नहीं दिया? क्योंकि पर्रिकर ने अपने जीते जी अपने भतीजे को भी नहीं आने दिया, सुरेश के बेटे को, पॉलिटिक्स में। पर्रिकर के बेटे उत्पल पॉलिटिक्स में आना चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। क्या रहा पर्दे के पीछे, क्या हुआ, क्यों नहीं? क्योंकि ये तो बड़ा एक मतलब जिसको बोलते हैं ट्रेडिशन है, ट्रेंड सा है, कोई बड़ा लीडर खत्म होता है तो बाई इलेक्शन में उसकी सीट में उसकी फैमिली वाले को उतार दिया जाता है टू इनकैश दैट लेगेसी। और पर्रिकर के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? Yeah, we wouldn't want to endorse this dynasty business,
But No, I'm if not he saying we are had, endorsing. I'm saying कि ये एक political trend है. We yeah, are but not if he endorsing. if It's a he political had, trend. if he was allowed to join the BJP, become an MLA, contest elections, become an MLA, he would have definitely been a threat to Pramod Sawant. The post Parrikar BJP, the new BJP, I think realized that again, this could have raised a problem for the man they had chosen to lead Pramod Sawant, the government in the CM future. of Yeah. Goa. The surname, the Sir Parrikar's surname would have been a liability to the chief. Are you saying कि उत्पल पर्रिकर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे भविष्य में, क्योंकि अभी तो प्रमोद सावंत ने ब्लॉक कर दी उनकी एंट्री? नहीं, फिलहाल तो ब्लॉक कर दिए. Nothing stops Utpal from trying again, and he will try again the way things are going. But I mean, it would have been a few days after Pramod Sawant assumes chair. It would have been too soon for Pramod Sawant to start looking behind his back. It's like Indira Gandhi in Lal Bahadur Shastri's cabinet. Exactly. Pramod Sawant would have to look behind his back too often, early on in his career. क्या वजह रही प्रमोद सावंत को चुने जाने की, बाकियों के दावे को किनारे करके? सतगुरु? नहीं, प्रमोद सावंत ने बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन का काम का एक्सपीरियंस है. उनको सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए था, उनको चीफ मिनिस्टर ऐसा चाहिए था जो यंग है और बीजेपी की आइडियोलॉजी उसको मालूम है और वो जो बीजेपी का काम आगे ले सके. तो प्रमोद सावंत पार्टी का काम भी करता है और एज ए चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा भी काम करता है, तो उनको वो चाहिए था. और बीजेपी की जो कोर टीम है उससे और उत्पल का उतना ज्यादा अच्छा ताल्लुकात नहीं था पहले शुरुआत में, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं था उत्पल. वेरएज प्रमोद सावंत तो एक्टिव था बीजेपी में, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन मालूम था और पार्टी का एजेंडा आगे लेने वाला उनको चीफ मिनिस्टर चाहिए था. उत्पल उड़े उड्डन, लेकिन उत्पल सीनियर नहीं, उत्पल जूनियर एज कंपेयर टू प्रमोद सावंत. और प्रमोद सावंत के ताल्लुकात बीजेपी के कोर टीम के साथ अच्छे थे, इसलिए भी पड़ा. और पर्रिकर जब ऑन बेड थे, जब सिख थे, तब बीजेपी की कोर टीम और पर्रिकर में एक सुप्त संघर्ष चल रहा था. यानी कोर टीम को दिख रहा था कि पर्रिकर शुड नाउ स्टेप डाउन, लेकिन पर्रिकर उनका सुनने के स्थिति में नहीं मुंबई थे. एक बार गए भी थे और मुंबई से अमित शाह के पास जाना चाहते थे. राइट. तो उनको कोर टीम को लगा शायद कि एक पर्रिकर को हमने देखा, अब दूसरा पर्रिकर नहीं चाहिए, ऐसा शायद उनको लगा. क्या इसीलिए सिस्टमेटिकली जिसको कहा जाता है पर्रिकर की लेगेसी को भी खत्म किया जा रहा है, उनके क्लोज लोगों को की पोजीशन से हटा के उनका जो मेमोरियल बनना है उस पर भी अभी काम शुरू नहीं हुआ है. उत्पल को टिकट नहीं मिला एमएलए का भी. यू थिंक इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन टू, जो आपने लिखा भी है किताब में, कि वो गॉड सारस्वत वाली इमेज से वापस बहुजन समाज एंड अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट होने का? मेमोरियल तो बनेगा. आदमी की ब्रांडिंग पार्टी से बड़ी ना हो जाए, जो एक चिंता है वहां पे. मेमोरियल तो बनेगा सौरभ जी, पर जो लोग उनके खास थे, I think they have found themselves out of power now for a year, and it's never happened when in Parrikar's regime. The memorial will happen. I mean, that kind of a tribute, they will need a memorial of a guy of their own. The BJP will need that in Goa, because they want to project him as the next Bhabasaheb Bandurkar. And जो memorial है Bhabasaheb Bandurkar की समाधि के बगल में ही आ रहा है. So they need to rival that image. So they need to, make that signature on the grounds of Goa. They're going to do that. But definitely people close to him have taken a hit, a really bad hit. And very consciously made this decision. Of Manohar Parrikar, but they don't want to own Manohar Parrikar's people, the men in the power circle. The lobby. Yes. The lobby. A very powerful lobby at that. Huh? Alright. Sadhguru, you want to add something to that? नहीं हो गया अभी. नहीं हो गया. नहीं, वही जो भूषण ने बोला काफी दिलचस्प रहा. क्योंकि मैं पॉलिटिकल किस्से सुनाता हूँ, इसलिए आखिरी में लोगों को बता देता हूँ कि इस किताब में आपको क्या मिलेगा. इस किताब में आपको तरबूजों का जिक्र मिलेगा कि कैसे बड़े तरबूज बाजार में नहीं बेचे जाते थे, छोटे बच्चों को एक कंपटीशन में खाने के लिए दिए जाते थे, और कैसे मनोहर पर्रिकर इस तरबूज की कहानी को, जो उनका पर्रा नाम था गांव का,
Yes. पर्रा जो तरबूजों के लिए मशहूर था, मनोहर पर्रिकर के लिए मशहूर होने से पहले, और तरबूजों की इस कहानी को कैसे वो एजुकेशन सिस्टम से जोड़ते हैं, वो चीजें मिलेंगी। आईआईटी मुंबई में किस तरीके से चोरी पकड़ी जाती थी लुंगी खुलवा के, उस तरह के किस्से मिलेंगे। आरएसएस के कार्यक्रम में एक बहुत कम उम्र का प्रचारक पहुंचता है और बुजुर्गों को लगता है कि अरे ये बच्चा यहाँ आके क्यों बैठ गया, ये तो प्रचारकों के लिए आरक्षित सीट है, वो मिलेगा। और इन सब के जरिए आपको आरएसएस की, बीजेपी की जो मैकेनिज्म है, जो काम करने की शैली है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने की शैली है, चुनाव लड़ने की शैली है, उसके बारे में एक आइडिया मिलेगा। एंड देन मनोहर पर्रिकर द मैन। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो राम जाने क्यों हम पॉलिटिशियंस के बारे में खुल के बात नहीं करते, बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग टू। चाहे उनका बियर की सिप लेते हुए पत्रकारों से बात करना हो, सिगरेट हो, दूसरी तमाम जिनको हम ऐब कहा करते हैं वो हो, या फिर पार कॉरिडोर्स की वो गॉसिप जिसमें एक आईएएस अधिकारी की एंट्री होती है और फिर पर्रिकर को आडवाणी जी को फोन करके कहना पड़ता है कि प्लीज इनको यहाँ से ट्रांसफर कर पाइए, जो भी एज यू राइटली मेंशन कि उसमें दूसरा पक्ष नहीं है। या सर्जिकल स्ट्राइक की रात परेशान मनोहर पर्रिकर है, वो रियली वांट्स टू टॉक टू समबडी, एंड राइट आफ्टर सर्जिकल स्ट्राइक द वे ही कॉल्स टू हिज सन हु वाज ऑन अ बिजनेस ट्रिप इन जापान। तो काफी एनेक्डोट्स हैं, काफी इंसाइट है। और जैसा हम अक्सर अपने दर्शकों से कहा करते हैं कि कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज, कोई भी स्टेट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी नहीं है पॉलिटिक्स की खूबसूरत कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए। तो एक नजर ये हो सकती है कि हाँ गोवा 40 विधायक 2 सांसद, लेकिन एक ये हो सकता है कि उस एक राज्य के बहाने आप बहुत सारे पॉलिटिकल लेसन सीखें। इस किताब में बहुत तफसील से है, और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज कि इस किताब में ना तो मनोहर पर्रिकर को ईश्वर का दर्जा या डेमीगॉग का दर्जा दे दिया गया है कि वो विकास पुरुष है, उन्होंने सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया, जैसा कई बायोग्राफीज में होता है, राग दरबारी में लिख दी जाती हैं। और ना ही मनोहर पर्रिकर नेता को सिरे से खारिज कर दिया गया। बहुत ही ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, सो थैंक यू सो मच। Really appreciate this. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. और सबसे आखिरी में किताब के ब्यौरे से पेंगुइन ने छापा है, और ये कब रिलीज हो रही है? अभी अमेज़न पे तो कब होगी? 22nd. एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, सदगुरु पाटिल एंड माया भूषण नागवेकर। पेंगुइन पे बुक आएगी और 22nd को लॉन्च हो रही है। तो अभी अमेज़न पे तो ऑर्डर कर सकते होंगे मेरे ख्याल से लोग। It's a pre-booking thing, yeah. चलिए, थैंक यू। किताब Thank you so much. कैसा लगा Great कमेंट बॉक्स talking में to जरूर you. बताइएगा, और फिर हम किन किताबों, किन ऑथर से मुखातिब हो, उनके बारे में भी आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।